Hello everyone, how are you all doing? So let's begin with the third lecture of BCK chapter 6 जो हमने काफी सारा terms हमने already discuss कर लिया था in the previous two lecture. If you haven't seen, please go back to my channel and मेरे पुराने lectures जो BCK के already मैंने 2 lectures दिए हैं on chapter 6 जिसमें मैंने terms समझाया है, बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाया है. प्लीज गो एंड वॉच दैट. तो इस चैप्टर को हम कैसे कर रहे हैं, हम जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको नहीं पता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए नए टर्म्स हैं, वो सारे टॉपिक्स को, वो सारे टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. हमने काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डन कर लिए हैं. आज हम करने वाले हैं मार्केट टर्मिनोलॉजी और बिजनेस टर्मिनोलॉजी और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी. ये 3 टर्मिनोलॉजीज हमारा बचा हुआ है विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द टॉपिक नाउ. तो क्या आपको दिखाई दे रहा है ये? आई होप दिस इज विजिबल. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, तो अब मार्केट टर्मिनोलॉजी में लेट्स बिगिन विद द बैरियर्स टू ट्रेड. नाउ व्हाट इज बैरियर्स टू ट्रेड? बैरियर क्या होता है? 2 सिटीज होती है, 2 कंट्रीज होती है, राइट? देयर आर 2 कंट्रीज और वो 2 कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम इंडिया और चाइना ले लेते हैं, ठीक है ना? आप सबको पता है कि जब इंडिया चाइना के बीच में इतने सारे इश्यूज हुए थे तो क्या हुआ था? इतने सारे इश्यूज हुए थे तो क्या हो गया था? नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि सारे चाइना से जितने भी सामान जो हम लेते थे, जो हम इंपोर्ट करते थे, उनमें प्रॉब्लम्स आई थी. जो हम एक्सपोर्ट करते थे उनमें दिक्कतें आई थी. बहुत सब कुछ बैन कर दिया गया. चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए. तो ये सारी चीजें जो होती है उसको बोलते हैं बैरियर्स. बैरियर्स मतलब डिफिकल्टी. बैरियर्स का एक वर्ड है विच इज डिफिकल्टी. डिफिकल्टी या फिर रुकावट, ठीक है ना? तो रुकावट एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लिख सकते हो आप. रेस्ट्रिक्शंस. ओके, सो क्या होता है? ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज विच आर डिफिकल्ट. जो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, जब डिफिकल्ट हो जाते हैं वहां पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है, उनको हम बैरियर्स टू ट्रेड कहते हैं. इजी. नेक्स्ट आते हैं विथ बीच मार्किंग. बेंच मार्किंग होगा ये. Okay, now what is benchmarking? Comparing our products and services with that of our competitors. मतलब क्या हो गया? आज आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपने और भी कई सारे क्लासेस देखे होंगे, है ना? और भी कई सारे क्लासेस देखे होंगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ टीचर ए. एक टीचर है ए, उनका आपने बीसीके का लेक्चर देखा था एंड आपको बहुत पसंद आया था. मतलब आपको उनका अराउंड 95% बहुत ज्यादा शानदार लगा था. लेकिन फिर भी आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे और आपको मेरी क्लास समझ में आई, आपको दिखी मेरी क्लास, तो आपने सोचा क्यों ना एकता मैम का भी क्लास देखा जाए. तो आपने फिर मेरा क्लास देखना स्टार्ट किया. सो नाउ व्हाट आर यू डूइंग? व्हेन यू आर वाचिंग माय क्लास, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर काइंड ऑफ कंपेयरिंग माय टीचिंग विद द टीचर यू हैव प्रीवियसली सीन. जो टीचर आपने पहले देखा है शायद उससे आप कंपेयर कर रहे होंगे. तो आपका एक बेंचमार्क, जब आपने टीचर ए का जब क्लास देखा था तो आपका एक तरीके से बेंचमार्क बन गया था. मतलब एक तरीके से आपका एक लेवल बन गया था कि ये लेवल मेरे को पसंद आया. समझ में आया ना? अब जब कोई भी क्लासेस देखोगे ना, कोई भी, तो आप क्या करोगे? न चाहते हुए भी आप इस बेंचमार्क से ना, इस लेवल से आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे. मेरी बात समझ में आ गई? तो बेंचमार्क क्या होता है? बेसिकली वी आर कंपेयरिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद दैट ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स. हम अपने कॉम्पिटिटर्स के सर्विसेज के साथ उसको क्या करते हैं? उसको कंपेयर करते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंचमार्किंग कहते हैं. आई होप नाउ दिस इज क्लियर. इट्स वेरी इजी. ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ. अब क्या है? ब्रांड लॉयल्टी. अब ब्रांड लॉयल्टी क्या हो गया? अब आप में से बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास को रिपीट में आके देख रहे हैं. मतलब कि वंस यू हैव सीन माई क्लास देन यू लाइक्ड माई क्लास. आई एम होपफुल फॉर दैट. मैं होप करती हूँ कि आपको पसंद आए. एंड देन यू आर कमिंग बैक अगेन एंड वॉचिंग माई अदर लेक्चर्स एज वेल. तो उसको क्या बोलेंगे?
कि आपने चूज किया है टू वॉच माई क्लासेस, आपने ये चूज किया है कि आप मेरी ही क्लास देखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईफोन ले लेते हैं। जो आईफोन यूज करता है ना, आपने देखा होगा जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनको अगर आप बोलोगे ना कि चल अभी कोई और फोन यूज करते हैं, सैमसंग या फिर आप बोलोगे वन प्लस या इतने सारे ब्रांड्स हैं, so chalo let's use some other brand, so now they will be very reluctant. Why? Because once you have chosen टू यूज आईफोन, तो आपको मन करेगा कि हम उसी के साथ रहे। तो डिसीजन ऑफ अ कस्टमर टू बाय वन पर्टिकुलर ब्रांड, जब आप एक पर्टिकुलर ब्रांड खरीदते हो और उसी के साथ रहते हो, अगले मॉडल्स आए, जितने भी मॉडल्स आए, आप उसी का ब्रांड का लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं? एक तरीके से ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, ब्रांड इक्विटी। अब ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ ब्रांड। आज आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने अपना एक ब्रांड खोला है, ठीक है ना? There are a lot of teachers, okay, I am very new in this online teaching. I am very new, okay, I haven't taught teaching. I have been teaching since 10 years, 10 सालों से पढ़ा रही हूँ, बट मैंने ऑनलाइन टीचिंग कभी नहीं किया है, ठीक है? तो लोकली मे बी पीपल नो मी, लोकली लोग मुझे जानते होंगे, बट आप जो दूर बैठे मुझे देख रहे हो, आप मुझे नहीं जानते। वहीं अगर आप कोई ऐसे टीचर को कंपेयर करोगे जो काफी साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनका एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है, तो उसको कहते हैं वैल्यू, मतलब कि ब्रांड की इक्विटी। मतलब उसको कहते हैं कि इक्विटी का मतलब हो गया एक तरीके से वैल्यू ऑफ द ब्रांड। मेरी बात समझ में आ गई? एक ब्रांड जब कई सालों तक रहता है, वो अपना नाम बना लेता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईफोन वगैरह, इन लोगों ने अपना एक ब्रांड की इक्विटी बना ली है, राइट? ये सारे एक ब्रांड की इक्विटी है। तो इसको क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ ब्रांड इंक्लूड्स ब्रांड लॉयल्टी, क्वालिटी, ट्रेडमार्क, तो ये सब कुछ मिला के होता है। ब्रांड की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? सिर्फ पैसों से नहीं बढ़ती। ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है कि कितने लोग ट्रस्ट करते हैं आप पे, कितने लोग वापस आते हैं आपके पास लॉयल्टी के लिए, कितने लोग आपका क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपका ब्रांड को क्वालिटी मानते हैं। ये सारी चीजों को मिला के जब एक वैल्यू बनता है ना ब्रांड का, उसको ब्रांड इक्विटी कहते हैं। तो दिमाग में रखना, वैल्यू ऑफ द ब्रांड। ब्रांड रिकॉग्निशन। अब ब्रांड रिकॉग्निशन कैसे होता है? ब्रांड रिकॉग्निशन, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं फोन खरीदने को बोलूंगी, अगर आपको मैं फोन खरीदने को बोलूंगी सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है ना? आपको पता है ना चॉइसेस, क्या क्या चॉइसेस आपके पास? अगर मैं बोलूं कि जा बच्चा जा खरीद ले अपना फोन, तो आपके पास चॉइसेस है। क्या क्या चॉइसेस है? सैमसंग है, ठीक है ना? देन यू हैव आईफोन, देन यू हैव व्हाट, Xiaomi, then you have what, then you have OnePlus, right, then you have Poco, Oppo, कितने सारे भी निकल गए, राइट? Poco, Oppo, तो ये सारे फोन्स आपके पास अवेलेबल है। अब देखो बैठे बैठे मैंने यहां पे इतने सारे ब्रांड्स बता दिए। कैसे बताए? क्योंकि आई वॉज अवेयर ऑफ इट, मतलब कि मुझे मालूम था इन सारे ब्रांड्स के बारे में कि ये ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब मुझे ब्रांड्स के एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम होता है, मुझे पता है कि सैमसंग नहीं तो आईफोन, आईफोन नहीं तो Xiaomi, Xiaomi नहीं तो OnePlus, OnePlus नहीं तो Oppo, Poco, जो भी, जब मुझे पता हो कि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स ब्रांड के एग्जिस्ट करते हैं, आई एम अवेयर ऑफ इट, इट इज नोन एज ब्रांड रिकॉग्निशन। इसको कहते हैं ब्रांड रिकॉग्निशन। समझ में आया ना? व्हेन यू आर अवेयर कि वो पर्टिकुलर ब्रांड एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कहीं देखा, यू रिकॉग्नाइज्ड मी बिकॉज यू न्यू मी, आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करना मतलब जानना, एक तरीके से आपको पता है इसके बारे में। समझ में आया ना? तो ब्रांड रिकॉग्निशन उसको कहते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर। और बिजनेस मॉडल, अब ये बिजनेस मॉडल क्या होता है? अभी बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए बन जाते हो फॉर एग्जाम्पल, और अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको कोई जॉब नहीं करना, आपको अपना कोई प्रैक्टिस नहीं करना, आपने सोचा क्यों ना मैं बिजनेस बनाऊं, तो आप क्या सोचोगे? आप उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए उस बिजनेस का आइडिया लोगे। आइडिया लेने के बाद आप एक पूरा सेटअप करोगे। सबसे पहले आपने एक आइडिया चूज किया। आइडिया चूज करने के बाद आप ये चूज करोगे कि उसको कैसे सेटअप करें, स्टैब्लिश कैसे करें। स्टैब्लिश करने के बाद आप रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे। रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे, फिर आप सोचोगे कि प्रॉफिट बेसिकली कैसे कमाया जाए। तो ये पूरा जो सेटअप होता है ना, कि फ्रॉम द आइडिया टू योर प्रॉफिट, फ्रॉम दिस टू दिस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। मतलब कि फ्रॉम योर आइडिया
एंड इस आइडिया से जब आप एक प्रॉफिट कमा लेते हो, मतलब आइडिया कन्वर्ट्स इनटू अ प्रॉफिट, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल। ठीक है ना। तो एक ऐसा स्टोरी जिससे कि आप अपने आइडिया को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, बिजनेस मॉडल। मैनेजमेंट स्टोरी लाइन, हाउ टू मेक प्रॉफिट और मेक मनी, वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इट इज काइंड ऑफ अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस। समझ में आया ना, क्लियर। लेट्स मूव ऑन फर्दर। कंसोर्टियम। अभी कंसोर्टियम क्या होता है, मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी समझाया है। कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है। कंसोर्टियम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर पीपल, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइडियाज के पीपल जो होते हैं, सिमिलर पर्पस के साथ जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर पर्पस। समझ में आया, सिमिलर पर्पस के साथ एक ग्रुप बनता है। तो क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज होती है जो साथ में क्या करते हैं, अपना एक क्या बनाते हैं, अपना एक कंसोर्टियम बनाते हैं, मतलब अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तो अगर कोई भी फायदे का बात होता है या नुकसान का बात होता है तो वो सारी चीजों में बंट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएन है हमारा। यूएन क्या है, यूएन एक बहुत सारा एक कंसोर्टियम है, एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ ऑल द नेशंस है। बहुत सारे नेशंस उसमें मिलते हैं। अगर कोई वॉर वाली बात आती है या कोई ऐसा बात आता है जो वर्ल्ड पीस को हैम्पर करेगा, तो सारे मिलके डिसाइड करते हैं, राइट, सारे मिलके डिसाइड करते हैं। वैसे ही कंसोर्टियम होता है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ सारे जने मिलते हैं और काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंसोर्टियम कहते हैं। इजी एसोसिएशन होता है एक तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट कल्चर। अब कॉर्पोरेट कल्चर को क्या समझाना, बहुत ही इजी है। क्या होता है, आपका कल्चर, आपको पता है कल्चर क्या होता है। कल्चर मतलब आपका कल्चर, मेरा कल्चर, हर किसी का अलग अलग कल्चर है। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट कल्चर का बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस कल्चर, वर्किंग कल्चर। मैं किसका बात कर रही हूं, मैं वर्किंग कल्चर का बात कर रही होती हूं। ठीक है ना। तो इंटरनल वर्क इन्वायरमेंट, बिलीव्स, मेथड्स ऑफ वर्किंग, इंटरपर्सनल रिलेशंस, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, आपकी कॉर्पोरेट कल्चर बन जाती है। मतलब जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां पे आपका कैसा रिलेशंस है विद अदर पीपल, वहां पे आपका काम करने का तरीका कैसा है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो वो सारी चीजों को एक इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट बेसिकली आप बोल सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं। समझ में आया, इजी। नाउ क्रॉस सेलिंग। अब प्लीज देखो, यूजिंग बायर्स हिस्ट्री टू सिलेक्ट देम फॉर रिलेटेड गुड्स। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको समझाती हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ना ऐसे ही मिंत्रा में जाओ, मिंत्रा यू नो फैशन ऑनलाइन स्टोर है, आप वहां जाके अपने लिए क्लोथ्स देखो। ठीक है ना, जस्ट सी देम। नाउ क्लोथ्स आपने देखा, आप लॉग आउट भी कर लिए मिंत्रा से, एवरीथिंग हैज बीन डन। नाउ यू गो टू फेसबुक एंड यू विल सी कि वहां पे ना आपको वही जो कपड़े आपने देखे हैं ना, उसका एडवर्टीजमेंट आते रहेगा। दे विल कीप शोइंग यू, एड आते रहेगा। क्यों आ रहा है ये एड, ये क्या होता है ना, आपका हिस्ट्री देखते हैं लोग। हिस्ट्री कैसे कि प्रीवियसली आपने क्या खरीदा है। सपोज प्रीवियसली मैंने सपोज प्रीवियसली एक ट्राइपॉड स्टैंड खरीदा टू गिव अ क्लास। सपोज मैंने ग्रीन स्क्रीन खरीदा, ग्रीन स्क्रीन समझते हो, ऑनलाइन क्लास देने के लिए पीछे रहता है। ग्रीन स्क्रीन खरीदा और एक ट्राइपॉड स्टैंड खरीदा, तो वो क्या करेंगे, मेरी हिस्ट्री देखेंगे। ओ अच्छा, इसको ग्रीन स्क्रीन चाहिए, मतलब शी इज टीचिंग और मेकिंग सम यूट्यूब वीडियोज वगैरह वगैरह, है ना, उनको समझ में आएगा। नाउ दे विल सजेस्ट मी फॉर अ कैमरा टू, दे विल सजेस्ट मी फॉर अ लैपटॉप कैमरा टू। तो व्हाट आर दे डूइंग, वो मेरा जो हिस्ट्री है खरीदने का, हिस्ट्री ऑफ बाइंग गुड्स, जो मैंने पुराना खरीदा है ना, उसको वो लोग चेक करते हैं, उसको वो लोग रेफर करते हैं और उसको रेफर करके रिलेटेड गुड्स मुझे दिखाते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, वो मुझे बेचने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। क्या कहते हैं, क्रॉस सेलिंग। मतलब कि आप बायर की हिस्ट्री को देखते हो, उसको रेफर करके आप क्या करते हो, रिलेटेड गुड्स को बेचते हो। दैट्स इट। समझ में आया ना, उसको देख के आप रिलेटेड गुड्स को बेचते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। नाउ व्हाट इज दिस, डाइवर्सिफिकेशन आपको पता है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है ग्रुप, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे कि ये झुंड है,
झुंड को जब हम खुला कर देते हैं ना, उसको डाइवर्सिफाई बोलते हैं। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे समझाती हूँ, एक्सपैंडिंग बाय अक्वायरिंग अदर फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट विथ लिटिल और नो एंटिसिपेटेड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज देखो यहां पे, इसका मतलब क्या होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है सपोज, ठीक है ना। अब फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया, उसने पूरा का पूरा व्हाट्सएप अपने अंडर ले लिया ना। इसको कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ए है, इसको नहीं कहेंगे। सपोज ए है, ए एक लॉस मेकिंग कंपनी है। क्या है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है ना। इस लॉस मेकिंग कंपनी को एक बहुत बड़ी कंपनी आती है, एक बी आती है, और बी क्या करती है, बी सोचती है क्यों ना मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, ये लॉस बना रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट करके मैं क्या करूंगा, मैं इनको हेल्प करूंगा और फिर प्रॉफिट हम बांटेंगे। मतलब हम मिलके काम कर रहे हैं, मैं इसको टेक ओवर नहीं कर रहा हूं। आई एम इन्वेस्टिंग, आई एम गिविंग माई इनपुट्स, आई एम गिविंग माई रिसोर्सेज, एंड देन व्हाट एम आई डूइंग, आई एम एक्सपैंडिंग। समझ में आया ना। आई एम नॉट जस्ट टेकिंग ओवर, आई एम एक्सपैंडिंग माई सेल्फ बाय इन्वेस्टिंग इनटू अ फर्म विथ नो और लिमिटेड एंटिसिपेटेड स्ट्रैटेजी। समझ में आया। एक्सपैंडिंग बाय अक्वायरिंग अदर फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट विथ लिटिल और नो एंटिसिपेटेड स्ट्रैटेजी। मतलब मैं क्या कर रही हूं, मैं दूसरे फर्म्स को ले रही हूं, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही हूं जिसमें कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं है। नो एंटिसिपेटेड स्ट्रैटेजी मतलब लॉस मेकिंग होता है जनरली, या बहुत ही कम उनमें कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, नॉट मच ऑफ अ प्रॉफिट। समझ में आया आपको। तो ऐसे फर्म्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब हम पूरा का पूरा कब्जा नहीं करते, हम क्या करते हैं, मिल बांट के आगे बढ़ते। ठीक है, ओके, फर्दर चलते हैं। मार्केट डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज मार्केट डेवलपमेंट, प्लीज यहां देखो। ग्रोइंग सेल्स बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू द न्यू कस्टमर ग्रुप। मतलब क्या हुआ, अब बहुत इजी तरीके से समझाती हूं। देखो, अब सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक हेल्थ जूस था, ठीक है ना। हेल्थ जूस था जो किसके लिए था, जो ओल्ड एजेड पीपल के लिए था, तो आपका मार्केट कहां तक था, आपका मार्केट कहां तक लिमिटेड था बच्चा, आपका मार्केट लिमिटेड था टिल ओल्ड पीपल, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इसी जूस में एक दो और इंग्रेडिएंट्स आपने डाल दिए, इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब आपने क्या किया, इसका मार्केट बढ़ाने के लिए अब ये हो गया यंग पीपल के लिए। मतलब आपने क्या किया, अपना प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज किया है, लिटिल बिट, ताकि आपका जो मार्केट है ना, नॉट जस्ट रिमेन्स फॉर द ओल्ड पीपल, ये यंग पीपल में भी आपका क्या हो जाए, आपका मार्केट बढ़े। समझ में आया आपको। तो सिर्फ यंग ओल्ड तक ना रह जाए, ये यंग में भी डाइवर्सिफाई हो जाए। तो क्या लिखा है मैंने, ग्रोइंग सेल्स बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है, ये जूस जो है, इसका मैंने क्या किया, एक और वर्जन बना के मैंने यंग पीपल के लिए डाल दिया उसको। तो मैंने क्या किया, मार्केट डेवलप किया है। न्यू कस्टमर ग्रुप को मैं लेके आई हूं, क्या लेके आई हूं, न्यू कस्टमर ग्रुप को मैं लेके आई हूं। पुराने कस्टमर मेरे ओल्ड पीपल थे, अब मैं नए ग्रुप में जा रही हूं, नए लोगों को दे रही हूं, नए यंग पीपल को दे रही हूं। तो मेरा मार्केट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। समझ में आया, इजी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऑल द एमसीक्यूज यू आर एबल टू आंसर। आई एम वेरी सॉरी, माई आईज आर हर्टिंग अ बिट। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैज यूनिक एलिमेंट टू अलाउ देम टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। नाउ इफ आई गिव यू एन ऑप्शन, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूं, ठीक है, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूं कि एक काम करो, मैं आपको सैमसंग देती हूं, मैं आपको Xiaomi देती हूं, मैं आपको LG देती हूं, पोको देती हूं, ओप्पो देती हूं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको देती हूं कि इनमें से एक ले लो, और या फिर आप आईफोन ले लो। मुझे 110% श्योर है कि मोस्ट ऑफ यू पीपल विल गो अहेड विद दिस फोन। आई एम श्योर अबाउट इट। व्हाई? इतने सारे फोन्स का मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि इनमें से कोई भी ले लो, कोई भी, और या फिर ये ले लो, दोनों में से कोई भी एक ले लो, मैंने बोला था। आप इतने सारे ऑप्शंस को छोड़कर आप ये क्यों चूज करते हो? सबसे पहले मुझे पता है कि आप बोलोगे मैम कैमरा, मैम इसका फीचर्स, मैम एक स्टेटस है,
ये सारी चीजें आप मुझे बताओगे कि मैम ये सारी चीजें इसका यूनिक है, इट स्टैंड्स आउट, राइट। तो डिफरेंशिएशन उसको कहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट में, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, ये मेक श्योर करो कि उसमें एक यूनिक एलिमेंट है। क्या है? एक यूनिक एलिमेंट है जो आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करती है, जो आपके प्रोडक्ट को दूसरों से क्या करती है? अलग करती है। समझ में आया? उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो याद रहेगा, एकदम दिमाग में बैठा रहेगा, आई होप। लेट्स मूव ऑन फर्दर। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वेरी इजी। अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, मिल्क, राइट। अब सुनो, हाई वॉल्यूम। आपको पता है ब्रेड कितना बिकता है? एवरी डे, एवरी मॉर्निंग कितना ब्रेड बिकता है आपको पता है। इसका वॉल्यूम बहुत हाई है, इसका वॉल्यूम बहुत हाई है। लो यूनिट वैल्यू, मतलब कि इसका यूनिट वैल्यू मतलब एक पीस का दाम इसका बहुत कम लगता है ना। वॉल्यूम बहुत हाई होता है, प्राइस रेंज बहुत कम होता है और बहुत जल्दी ये कंज्यूम होता है। मतलब लोग, जितनी तेजी से ये बनता है उतनी तेजी से लोग इसको खरीद के चले जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब जितनी तेजी से ये मैन्युफैक्चर होता है ना, उतनी तेजी से ये कंज्यूम भी हो जाता है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। समझ में आया ना? हाई वॉल्यूम होता है, लो यूनिट वैल्यू होती है, मतलब प्राइस इसकी कम होती है और इसका परचेज, कंज्यूमर इसको बहुत जल्दी जल्दी खरीद के चला जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। इंटरनल मार्केटिंग, अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग सपोर्ट फॉर द कंपनी अमंग्स इट्स ओन एम्प्लॉइज। नाउ प्लीज सी हियर, अब जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक आईएफबी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। क्या बनाता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, अवन बनाता है, माइक्रोवेव बनाता है, वॉशिंग मशीन ये लॉन्च करता है, राइट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। अब होता क्या है कि आईएफबी जब कोई भी चीज नया लॉन्च करेगा, सपोज फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा? इसके जो खुद के एम्प्लॉइज होंगे ना, खुद के एम्प्लॉइज, उनको ये 25% ऑफ या 30% ऑफ में देगा प्रोडक्ट्स को। क्या करेगा? प्रोडक्ट्स को देगा। तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे? एम्प्लॉइज इतना ऑफ देख के उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, खरीदेंगे ऑफ कोर्स। तो इसको बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो? कंपनी अपने ही एम्प्लॉइज के साथ ना मार्केटिंग कर रही है, ताकि उनका प्रोडक्ट अगर एम्प्लॉइज लेंगे तो फिर एम्प्लॉइज फर्दर किसी को रिकमेंड करेंगे, राइट। तो इंटरनल मार्केटिंग इसको कहते हैं कि अगर आप कोई नया चीज लॉन्च करते हो तो उसका मार्केटिंग आप विद इन योर एम्प्लॉइज ही करते हो। कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। समझ में आया ना? तो विद इन योर एम्प्लॉइज यू आर मार्केटिंग फॉर देम फॉर टू सपोर्ट योर कंपनी, तो उसको हम इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग मतलब कि लेना, प्रोसेस ऑफ गेटिंग सपोर्ट फॉर द कंपनी अमंग्स इट्स ओन एम्प्लॉइज। कैसे होता है वो? अपने ही इंटरनल एम्प्लॉइज को बेच के और उनके साथ थोड़ा डिस्काउंट कूपन्स लगा के या कुछ भी। तो वो एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। चलो, मार्केट पोजीशनिंग। अब मार्केट पोजीशनिंग क्या होता है? द स्ट्रैटेजी दैट विल पोजीशन बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विस अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स इन द माइंड ऑफ कस्टमर। अब एक बात आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। आईफोन जब बना था ना, आईफोन का टारगेट ना कभी भी आप सोच रहे हो मैम आईफोन क्यों समझा रहे हो? बिकॉज इसमें ना आईफोन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे जितने भी बिजनेस टेक्निक्स, बिजनेस स्ट्रैटेजीज उसने बहुत अच्छे से एट पार एक्सेल किया है। सो इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नाउ प्लीज सी, आईफोन जब लॉन्च हुआ था ना, तो आईफोन का ना कभी भी टारगेट ना ये नहीं था कि उसको मास कस्टमर चाहिए। उसका टारगेट कभी भी ये नहीं था। मेरी बात समझ में आ गई? वो हमेशा से चाहता था कि मुझे ना रिच को टारगेट करना है, मुझे ना क्रीम को टारगेट करना है। मतलब कि उसका मेन टारगेट क्या था? क्रीम को टारगेट करना, रिच पीपल को टारगेट करना, जो लग्जरी। वो अपना प्रोडक्ट्स बनाया ही था लग्जरी के लिए, स्टेटस के लिए। उसने कभी भी मास कस्टमर, उसको ऐसा नहीं था कि मैं घुसूंगा मार्केट में और मुझे बहुत कस्टमर्स मिल जाएंगे। उसका कभी ऐसा था ही नहीं थॉट प्रोसेस, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी दैट विल पोजीशन बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विस, मतलब जब आप कोई चीज लॉन्च करते हो मार्केट के अंदर, तो आपको एक स्ट्रैटेजी रखना पड़ता है। जैसे कोई प्रोडक्ट्स होता है जो अपना दिमाग में क्या स्ट्रैटेजी
रखता है कि मुझे मास चाहिए, मुझे मोर वॉल्यूम चाहिए, मुझे मोर वॉल्यूम चाहिए, मुझे क्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ सेल चाहिए। समझ में आया ना? तो जब ये एक स्ट्रैटेजी हुआ, ये एक स्ट्रैटेजी हुआ, दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो आप क्या करते हो, इस स्ट्रैटेजी से मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और लॉन्च करने के बाद आपका मार्केट उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, एक तरीके से आपको मार्केट में वो क्या करेगा, पोजीशन कर देगा। तो वो पोजीशन जो होता है ना, उस पोजीशन को हम कहते हैं मार्केट पोजीशनिंग। स्ट्रैटेजी आपने लगा ली, लगाने के बाद आपका गुड्स मार्केट में एक अपनी जगह बनाता है, प्लेस बनाता है, इन द माइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटर ऑल्सो, इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर ऑल्सो। आज आईफोन ने अपनी एक जगह बना ली है, अपना एक प्लेस बना लिया है, चाहे वो कितने भी महंगे फोन ला दे, कोई चूचा नहीं करता, है ना? जिसको चाहिए होता है वो किडनी भी बेच के लेता है ना? तो कितनी भी, बेचना मत, मजाक कर रही हूं, ठीक है ना, वेरी रॉन्ग। तो कितनी भी महंगी प्रोडक्ट्स क्यों ना लॉन्च कर दे, लोग खरीदते हैं, कस्टमर को भी पता है उसकी जगह, कॉम्पिटिटर्स को भी उसका प्लेस पता है, तो एवरीवन नोज इट। इसको बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग, मतलब मार्केट में अपना एक प्लेस बनाना। क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर। मार्केट टारगेटिंग। अब मार्केट टारगेटिंग क्या होता है? Process of evaluating market segments and selecting the most attractive segments to enter। मतलब क्या हुआ? अब जब मैं कोई भी, अब मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, ठीक है ना, मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ। सपोज मेरा बिजनेस है रिगार्डिंग क्लोथ्स, ठीक है ना, क्लोथ्स है, तो मैं क्या करूंगी, प्लीज आप मुझे बताओ। अब क्लोथ्स क्या होता है? क्लोथ्स होता है फॉर मेन, फॉर विमेन, राइट, फॉर चिल्ड्रन, राइट। फिर रेडीमेड होता है, फिर आपके रेडीमेड होते हैं, फिर आपके बिना रेडीमेड वाले भी होते, टेक्सटाइल्स होते हैं। फिर मेन में भी आपके आएंगे फॉर्मल्स आएंगे, फिर आपके कैजुअल्स आते हैं, फिर विमेन में भी आपके एथनिक्स आते हैं, फिर आपके कैजुअल्स आते हैं। इस तरीके से आपका बहुत बड़ा सेगमेंट है, मार्केट है, राइट। आप क्या करोगे, आप क्लोथ्स आपने डिसाइड किया, क्लोथ्स डिसाइड करने के बाद आप मार्केट को इवैल्यूएट करोगे। आप क्या देखोगे कि मेरा एरिया में क्या चलेगा, मेरी एरिया की पॉपुलेशन कैसी है, कौन से लोग खरीदते हैं, कौन से लोग कपड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको इवैल्यूएट करके फिर मैं अपना उस सेगमेंट में घुसूंगी, राइट। सबसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने विमेन को चूज किया और मैंने एथनिक चूज किया, तो मतलब मैंने एरिया को पूरा टारगेट किया है, मैंने वहां के पॉपुलेशन को टारगेट किया है, इवैल्यूएट किया है, और इसमें से मुझे सबसे अट्रैक्टिव यही लगा, तो फिर मैंने इसको चूज कर लिया, है ना। तो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग मार्केट सेगमेंट्स, इतने सारे सेगमेंट्स थे, देखो इतने सारे सेगमेंट्स थे, मैंने सबको इवैल्यूएट किया एंड देन आई सिलेक्टेड द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट्स टू एंटर। गॉट इट? इसको बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग। तो प्लीज याद रखना, मार्केट टारगेटिंग का मतलब कि विच व्हेन यू वांट टू एंटर, सिलेक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट टू एंटर फॉर अ बिजनेस। क्लियर? मार्केट मिक्स। अब मार्केट मिक्स का मतलब क्या होता है? मार्केट मिक्स भी एक तरीके से स्ट्रैटेजी होती है विच यू यूज। स्ट्रैटेजी क्या मतलब कि आपके प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाने के लिए ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स होते हैं फर्म के। क्या होते हैं? ये फर्म के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। फर्म के एलिमेंट्स होते हैं, जो आपका होता है प्रोडक्ट, वो चीज आपका प्राइस। सबसे पहले आप प्रोडक्ट चूज करते हो, फिर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग चूज करते हो, प्राइस चूज करते हो, प्राइस सिलेक्ट करते हो, फिर उसको बेचना कहाँ है, प्लेस सिलेक्ट करते हो, और फिर उसको प्रमोट कैसे करना है, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट करते हो। तो ये बेसिकली क्या है, आपके एलिमेंट्स है ऑफ द फर्म। क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द फर्म है और कुछ नहीं। इजी? चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन फर्दर। 3 एडिशनल सर्विसेज। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स है ना आपके, जो ये मार्केट मिक्स के जो 4 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स थे, उसके साथ और भी एलिमेंट्स है, जो है आपका पीपल, कैसे लोगों को टारगेट करना है, कैसे लोगों के साथ काम करना है, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर बोथ, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर बोथ। प्रोसेस, कैसा प्रोसेस यूज करना है, कैसा स्ट्रैटेजी यूज करना है, राइट। फिर फिजिकल एविडेंसेस, कि कैसा फिजिकल एविडेंसेस होना चाहिए टू मेक योर सर्विसेज मोर बेटर। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी एडिशनल सर्विसेज होती है। क्या होती है? एडिशनल सर्विसेज होती है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान क्या? यूज द मिक्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब देखो क्या बोला मैंने, यहां पे मैंने आपको मिक्स समझाया, राइट। यहां पे मैंने आपको मिक्स समझाया। अब आपको अगर मार्केटिंग करनी है तो मैंने आपको क्या बोला, पहले प्रोडक्ट कौन सा आप सिलेक्ट करो, बेचोगे, फिर उसका प्राइस सिलेक्ट करोगे कि
कितना प्राइस चलेगा, फिर उसका प्लेस कहां पे बेचोगे, और फिर उसको प्रमोट करने का तरीका। तो जब आप ये सारे मिक्सेस को मिक्स कर लेते हो ना, सारे एलिमेंट्स को जब आप मिक्स कर लेते हो ना, और आप एक प्लान बनाते हो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने का। ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब आप ये प्लान ऑब्जेक्टिव अचीव करने का, ये सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके जब आप प्लान बनाते हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मार्केटिंग प्लान। इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी था, इसलिए इतना वैसे नहीं कर रही, बट समझ में आ गया। आई होप। नहीं समझ में आया तो कमेंट प्लीज। नेक्स्ट, नीश मार्केट। नाउ नीश मार्केट क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब प्लीज यहां देखो, मैगी नूडल्स है, मैगी नूडल्स है, बहुत चलता है, बहुत चलता है ना, वेरी फेमस, राइट? हर घर पे आपको मिल जाएगा, एवरी हाउस होल्ड विल हैव अ मैगी नूडल, राइट? उनमें से, इस मैगी नूडल्स खाने वालों में से कोई एक आधे लोग है जो है क्या? हेल्थ कॉन्शियस है। कौन है? हेल्थ कॉन्शियस। एक आधे, मतलब अगर आप लोगे तो 90%, 100% में से आपको कितने परसेंट? 10% मिल जाएंगे हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग होंगे, जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है ना? अब इन हेल्थ कॉन्शियस वाले 10% को ये टारगेट कर रहा है आटा नूडल्स। कौन टारगेट कर रहा है? आटा नूडल्स, सिर्फ 10% को। तो नीश मार्केट क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बड़े मार्केट को टारगेट नहीं करते, ये लोग वो छोटे ग्रुप को टारगेट करते हैं, और लेकिन इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब छोटे ग्रुप को टारगेट करोगे और उनको ही बहुत अच्छे से उन पे पूरा कंसंट्रेशन करोगे और उनसे अपना बेस्ट बेनिफिट्स निकाल लोगे, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट निकाल लोगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब आप एक छोटे ग्रुप को, एक स्मॉल मार्केट को टारगेट करते हो, सारा कंसंट्रेशन, सारा एफर्ट्स उसमें लगा देते हो और उसी छोटे मार्केट से आप पूरा प्रॉफिट खींच लेते हो ना, उसको हम बोलते हैं नीश मार्केटिंग। देखो, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट्स, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन एंड बीइंग द बेस्ट इन दैट डायरेक्शन, और इसी में आप बेस्ट बन जाते हो। समझ में आया ना आपको? जैसे फॉर एग्जांपल आटा नूडल्स। क्लियर? ये समझ में आया? बहुत अच्छे। लेट्स मूव फर्दर। सेल्स प्रमोशन। अरे यार, सेल्स प्रमोशन क्या बताने की बात है? एनी एक्टिविटी टू बूस्ट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी एक्टिविटी जो आपके सेल्स को क्या करती है? बूस्ट करती है, प्रोडक्ट को बूस्ट करती है। वेरी गुड। टेस्ट मार्केटिंग। सैंपल टू टेस्ट द रिएक्शन ऑफ द कस्टमर। अब क्या होता है, आप सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन लॉन्च किया, ये बहुत ही मजेदार पेन है, ये लिखते लिखते कलर चेंज करता है, लेकिन अगर मैं बहुत सारे लॉट्स में बना दूं और बेचने को निकल जाऊं और अगर नहीं बिका तो मेरा लॉस है ना। तो मैं क्या करूंगी, इसके अराउंड 1000 पीसेस बनाऊंगी और ये 1000 पीसेस को मैं बेचूंगी। आई विल सी द रिएक्शन ऑफ द कस्टमर। मैं ये देखूंगी कि क्या ये 1000 पीसेस जो मैंने अपनी लोकेलिटी में बेचा है, हाउ वाज द रिएक्शन। मैं फ्री में दूंगी, मैं जैसे मन चाहे दूंगी। इसको बोलते हैं सैंपल। मतलब कि मैंने टेस्ट किया है कि ये जो नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रही हूं, क्या लोग इसको अच्छे से ले रहे हैं, आर पीपल एक्सेप्टिंग दैट। तो वो रिएक्शन देखने के लिए मैं क्या करती हूं, मैं टेस्ट मार्केटिंग करती हूं। टू टेस्ट द रिएक्शन, अयो व्हाट डू आई राइट, टू टेस्ट द रिएक्शन ऑफ द कस्टमर। क्लियर? नाउ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी। ये तो आपको पता है, यूएसपी आपने सुना ही होगा। यूएसपी क्या है? आपका यूएसपी क्या है, मेरा यूएसपी क्या है, हम सुनते हैं ना। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मतलब कि आप आज एक ये पेन बेच रहे हो, ये पेन हर घर पे पेन होता है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ पेन्स, राइट? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस पेन? ये पेन में क्या ऐसा डिफरेंट है कि मैं आपसे खरीदूं? ऐसा क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? उस क्या डिफरेंट को हम यूएसपी कहते हैं। इट इज अ कस्टमर बेनिफिट दैट ओनली दैट प्रोडक्ट क्लेम्स टू हैव। ये क्या है? ये एक ऐसा बेनिफिट है जो सिर्फ और सिर्फ आपको यही पेन दे सकता है। वो है कलर चेंज करता है ये पेन, है ना। लिखते लिखते आप सोचोगे और ये कलर चेंज कर लेगा। ऐसा मस्त, एकदम सा मस्त सा बेनिफिट आपको दे रहा है ये पेन, ठीक है। इट इज अ कस्टमर बेनिफिट दैट ओनली दैट प्रोडक्ट क्लेम्स टू हैव। इसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लंबे बाल होंगे, है ना, तो आपका यूएसपी क्या है? आपके लंबे बाल, इतने गहने सुनहरे बाल, लंबे बाल, है ना। तो उसको यूएसपी कहते हैं कि आप में बेस्ट क्या है जो किसी और में नहीं है। दैट्स इट। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। अब देखो, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग क्या होता है? इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग लो प्राइसेस टू डिस्करेज और स्टॉप न्यू एंट्रेंट्स टू द मार्केट। मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, इसको करो एंट्रेंस
टू डिस्करेज और स्टॉप न्यू एंट्रेंस इनटू द मार्केट। अब देखो क्या करते हो आप भी एक कॉम्पिटिटर हो। आपने उड़ान मूवी देखी है? हैव यू सीन उड़ान मूवी? ओके, लेट्स नॉट गेट देयर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक फोन बेच रहे हो। मैं फोन का एग्जाम लेती हूँ, उड़ान को छोड़ देते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक फोन मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है ना। ये फोन बड़ा ही मस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा ही कर रहा है, एंड और कोई फोन कंपटीशन में नहीं है आपके जैसा और कोई फोन नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इसका प्राइस आपने लो रखा है ताकि कोई और न्यू पर्सन ऐसा फोन लेके ना आ सके, क्योंकि लोगों के पास रीजन नहीं दे रहे हो आप कि कोई नए लोगों से वो खरीदे। सपोज एक और फोन लॉन्च हो गया, तो ये फोन छोड़ने का कारण आपने दिया ही नहीं है, क्योंकि ये फोन अच्छा भी है, ये सारी चीजें देता है और इसका प्राइस भी लो है। तो एक तरीके से आप क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस को लो कर देते हो ताकि दूसरे का सामान न बिके, दूसरे जने मार्केट में नहीं आए। एंट्रेंस का मतलब एंटर करना, नए लोग मार्केट में एंटर ना करें, इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट्स का दाम कम रखते हो। क्योंकि अगर आप हाई रखोगे तो लोग प्रॉफिट से ग्रीडी हो जाएंगे और लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे। अरे इतना कमा रहा है ये, इतने महंगे बिकते हैं, ये इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो सबको ही आने की कोशिश करेंगे उसी बिजनेस में। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस इतना कम रखते हो जिसकी वजह से नए एंट्रेंट्स आना ही नहीं चाहते। तो प्रीएम्प्टिव प्राइसेस क्या होता है? इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग लो प्राइसेस टू डिस्करेज और स्टॉप न्यू एंट्रेंट्स इनटू द मार्केट। नेक्स्ट, प्राइस स्कीमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज देखो। चार्जिंग रिलेटिवली हायर प्राइस फॉर अ शॉर्ट टाइम वेयर अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब फोन आया था मार्केट में, मोबाइल फोन्स, जब हम कभी कोई नहीं जानता था, कौन से साल में आया था? 2005 में इंडिया में आया होगा, यस 5 या 4, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। 2000 में ही आया था, 2001, 2, 3, 4, 5 इयर्स में आया था। आई नो 5 में आया था क्योंकि तब मेरे को सिर्फ उतना ही याद है, 5 में आया था, ठीक है। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 5 में आया था। जब 2005 में मोबाइल फोन्स इंडिया में एंटर किया था फर्स्ट टाइम, इट वॉज अ न्यू प्रोडक्ट, है ना। पहला चीज, इट वॉज अ न्यू प्रोडक्ट, इट वॉज एन इनोवेटिव प्रोडक्ट। क्या था? इनोवेटिव प्रोडक्ट था, बहुत ज्यादा ही, ठीक है ना। तो जिसने भी लाया था, जो लेके आया था, उसने अपने इस प्रोडक्ट का दाम बहुत हाई रखा था। आपको पता है ना, बहुत हाई था, बहुत कॉस्टली था। जो नोकिया फोन उस टाइम पे आया था, दैट कॉस्टेड ह्यूज, और वही नोकिया फोन आज के जमाने में है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता, राइट, आपको भी पता है। तो वो फोन इतना ज्यादा हाई दामों में क्यों रखा गया था? क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, किसी ने आज तक देखा नहीं है। तो अगर ये लॉन्च होगा ना, सब कोई खरीदने में उत्सुक होंगे एंड पीपल विल कम एंड बाय। तो उसी टाइम पे उसको इतना हायर प्राइस रख दो ना, रिलेटिवली हायर, मतलब जितना होना चाहिए था उससे भी कई ज्यादा हायर प्राइस में उसको रख दो, ताकि स्टार्टिंग में ही ना, स्किमिंग का मतलब क्या होता है? आपने कभी दूध देखा है? दूध के ऊपर मलाई जम जाती है ना, दूध होता है ना, दूध के ऊपर मलाई जम जाती है, तो आप वो मलाई को हटाते हो ना, तो आपने क्या किया? मलाई ले ली सारी। तो मार्केट का भी सेम सिस्टम है। आपने जब प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, तो इतने हायर प्राइस में आपने लॉन्च किया कि सारे जो खरीदने वाले थे ना, खरीद लिए। खरीद के वो क्या करेंगे? एक बार खरीदेंगे, है ना, और वो प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी दैट डजंट मैटर, लेकिन एक बार तो सबके ऊपर क्रेज आएगा और सब खरीदेंगे। और स्टार्टिंग में ही आपने पूरी मलाई ले ली और गटक ली, समझ में आया ना। बाद में वो प्रोडक्ट चले नहीं चले, प्राइस गिरा दो, चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप लॉन्च करते हो ना, तब आप इतने हाई प्राइस में लॉन्च करते हो और आप सारी क्रीम, सारी मलाई उस मार्केट से ले लेते हो। इसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। क्या बोलते हैं? प्राइस स्कीमिंग। मतलब कि स्टार्टिंग में ही आप सारे हायर प्राइस में प्रॉफिट कमा लो और निकल जाओ मार्केट से। निकलते भी है कोई लोग, नहीं भी निकलते, लेकिन बेसिकली यही होता है। समझ में आया आपको? तो क्या करेंगे? रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट टाइम वेर अ न्यू, जनरली ये टेक्नोलॉजी के साथ होता है,
जनरली ये टेक्नोलॉजी के साथ होता है, जब नए नए फोन्स आते हैं, नए नए ये आते हैं आईपैड्स वगैरह आते हैं, तो क्या करते हैं, एक बार के लिए हाई होता है, फिर हर साल वो प्राइस गिरते रहता है ना, आपने भी देखा है वो गिरते रहता है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, प्राइस उसकी कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ही लोग खरीद लेते हैं और प्राइस उसकी कम हो जाती है, राइट। नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको पता है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर, मतलब कि हर एरिया के हिसाब से आप अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हो, एक से ए से कुछ लेते हो, बी से कुछ लेते हो, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से होता है, रिच से अलग, पुअर से अलग, तो वो आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं उसको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपने इको में पढ़ा होगा, चेंज ऑफ डिमांड विथ प्राइस, मतलब आई होप आपने इको में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बता देती हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका टी है, टी का प्राइस है ₹20 पर पाउच, ठीक है ना, पर पाउच। नाउ व्हाट हैपेंस, पर पैकेट लिख लेती हूँ यार, पाउच क्या लिख रही हूं मैं, पर पैकेट, ठीक है। अब हुआ क्या, 20 से 25 हो गया, 25 से 30 हो गया, ठीक है। पहले लोग कितना खरीदते थे, सपोज पहले 50 लोग खरीदते थे आपसे, अब 50 का 40 हो जाएगा, 40 का अब 20 हो जाएगा। क्यों, देखो प्राइस आपका चेंज हुआ है ना, प्राइस आपका चेंज हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो डिमांड भी आपका चेंज हुआ है, डिमांड आपका डिक्रीज हो गया, राइट। क्योंकि आप जैसे जैसे पैसा बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका डिमांड डिक्रीज होते रहेगा, है ना। तो प्राइस आपका जैसे जैसे इंक्रीज हो गया वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब कि डिमांड पे क्या चेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे उसका क्या असर हुआ है, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स मूव ऑन फर्दर। प्राइस सेंसिटिविटी, इफेक्ट ऑफ ऑन द कस्टमर विद द चेंज ऑफ द प्राइस, वही चीज है जो डिमांड की बात मैंने की ना, वही सेम चीज मैं कर रही हूं जो इलास्टिसिटी की बात की थी, कि एक कस्टमर पे उसका क्या इफेक्ट आता है। अगर प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो डिमांड, कस्टमर का डिमांड पे क्या फर्क आएगा, क्या वो डिक्रीज होगा, क्या वो इंक्रीज होगा, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइस सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। नाउ विजन, अब जल्दी से चलते हैं, विजन और मिशन आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, मैंने बताया था। विजन क्या होता है, बेसिकली होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज योर विजन। मैं अगर आपको पूछूं आपका विजन क्या है, आपका विजन है सीए बनना, टू बिकम अ सीए। अब उस सीए बनने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपका मिशन क्या है, मतलब हाउ, व्हाट आर द प्लान्स, स्टडी प्लान्स क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, उसको प्लान्स को क्या कहते हैं, मिशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। आपका विजन बन गया टू बिकम अ सीए, लेकिन उस सीए बनने के लिए आपने जो जो तरीका अपनाया है आपका, वो बन गया आपका मिशन। तो देखो, रोड मैप ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट डिटेल्स, मार्केट, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एंड द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, जो मैनेजमेंट क्रिएट करने की ट्राई कर रही है, ठीक है। मिशन क्या हो गया, फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, focused on its present business scope, who we are and what we do. It describes the present capabilities, activities and business makeup of the organization. मतलब कि आपको सीए बनना है, आपको सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, आपका क्या क्या प्लान्स है, आपका स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, आपका वीकनेसेस क्या क्या है, उन सबको लेके आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिशन। उसको हम कहते हैं मिशन, ठीक है ना। तो ये देखो, फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, who we are, what we do. It describes the present capabilities, activities and business makeup of the organization. ये सारी चीजों को वो क्या करता है, वो उस हिसाब से प्रेजेंट करता है। क्लियर। नाउ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्सो नोन एज
Sorry, just give me a second. Now, short-term objectives क्या होता है? Also known as annual objectives. They are one-year objectives that can be measured to indicate the speed of at which the management wants the organization to process. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको सीए बनना है, ठीक है ना? आपका सीए बनने का ये तो क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हुआ. सीए बनना है, ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना? सीए बनने का आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया. लेकिन ये जो सीए आप बनोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना है. तो फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स पढ़ने पड़ेंगे. जब आप ये 3 मंथ्स पढ़ोगे ना, तो ये 3 मंथ्स के लिए आप एक प्लान बनाओगे. तो देखो, आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बन गया आपका सीए. लेकिन सीए को बनने के लिए आपको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पार करना पड़ेगा, एक एक करके पार करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फाउंडेशन, देन आपका इंटरमीडिएट, फिर आपका फाइनल्स, राइट? तो ये जो छोटे, ये सारे प्लान्स आपके शॉर्ट टर्म हो जाएंगे. समझ में आया ना? एक एक करके आपने स्टार्टिंग में आपने फाउंडेशन के लिए पढ़ाई करी, फाउंडेशन का एक प्लान बनाया, वो हो गया, हाँ मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव खत्म. फिर आपने अगले साल क्या किया? इंटरमीडिएट के लिए पढ़ाई करी, तो वो आपका अलग ऑब्जेक्टिव हो गया, वो भी खत्म. फिर आपने फाइनल के लिए पढ़ाई करी, वो आपका फाइनल का ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट? तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को लेके मिला के जब आप इसको धीरे धीरे पूरा करते हो ना, तब अल्टीमेटली आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पूरा होता है. तो ऑल्सो नोन एज एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम साल का, और एनुअल मतलब ईयरली ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं. दे आर 1 year objectives that can be measured to indicate the speed at which management wants to progress the organization. ये एक स्पीड एक तरीके से मेजर करता है. आप फाउंडेशन क्लियर करोगे तभी तो आप इंटरमीडिएट में जाओगे ना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आप फाइनल ऑब्जेक्टिव से, आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से कितने करीब हो, तभी आपको समझ में आएगा ना. तो एक तरीके से आपको ये क्या बताता है? स्पीड बताता है, और आपको वो कंपेयर करने में हेल्प करता है. दिस इज योर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स. नाउ लेट्स सी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है. अ फर्म्स पोजीशन ओवर अ मल्टी ईयर पीरियड इंक्लूड्स एम्प्लॉय रिलेशंस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. ये क्या है? मल्टी ईयर चलता है, 3-4 साल. अब आपको सीए बनने में 4 साल लगेंगे, तो वो 4 ईयर का प्लान है कंप्लीटली. तो ये एक मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपके एम्प्लॉय के रिलेशंस डिपेंड करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी कैसा आप यूज कर रहे हो अगले 5 साल तक, उस पर डिपेंड करता है. इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके 1 साल का नहीं होता, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होता है. इजी. चलो लेट्स गेट ऑन टू द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी. मार्केट टर्मिनोलॉजी हमारा फिनिश हो चुका है. अब हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी करेंगे. आई होप यू ऑल आर पेइंग अटेंशन. आई होप इट इज वेरी इजी, आपको समझ में आ रहा है. Now, banking terminology में start करते हैं with the first term, that is acceptance. Now, what is acceptance? Banker's acceptance is the signed instrument of acknowledgement that indicates approval of all terms and conditions of any agreement on behalf of the banker, used in agreements and contracts like loan agreement. मैम इतना लंबा पढ़ना होता तो बुक से पढ़ लेते, आपकी क्लास क्यों देखते, राइट? यही आपका क्वेश्चन है. तो यहां पे देखो क्या होता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल आप गए हो पीएनबी में सेविंग्स अकाउंट खुलवाने, या चलो लोन लेने गए हो, तो लोन लेने के लिए वो आपसे आपका क्रेडिट मांगेंगे, क्रेडिबिलिटी मांगेंगे, आपसे एक पूरा रिपोर्ट मांगेंगे, ठीक है ना? आप वो रिपोर्ट उसको सबमिट करोगे. सबमिट करने के बाद आपको लोन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? जब बैंक आपका साइन कर देगा डॉक्यूमेंट्स. आपको पता है ना, जब बैंक अपना थप्पा लगा देगा तो मतलब क्या हो गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम ठीक है, बैंक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है. तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज द साइंड इंस्ट्रूमेंट. एक तरीके से ये साइंड इंस्ट्रूमेंट होता है ऑफ अक्नॉलेजमेंट. अक्नॉलेजमेंट का मतलब हो गया कि हाँ भाई साहब आपका डॉक्यूमेंट सही है. ऑफ अक्नॉलेजमेंट दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर द बैंक हुआ है. दैट्स इट. देखो लर्न नहीं करना है ना, आपको आएगा क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा. तो आप समझ गए ना मेरी बात. एक तरीके से बैंक का अप्रूवल होता है, एक तरीके से बैंक का एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ भाई साहब आपने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिया था मुझे मंजूर है, आपको लोन दिया जाता है. क्लियर बात. तो एक तरीके से क्या है, ये साइंड डॉक्यूमेंट है और एक्नॉलेजमेंट है, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस. क्लियर. लेट्स मूव अहेड विद द एक्सेप्टिंग हाउस. नाउ व्हाट इज एक्सेप्टिंग हाउस?
ये तो सेम चीज हो गई ना। एक्सेप्ट कौन करेगा? बैंक। तो एक्सेप्टिंग हाउस क्या हो गया? बैंक। नाउ देखो, बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेशलाइजेस इन सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड गारंटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या? अब लोन लेने आप मुझसे आए, ठीक है ना, बैंक की तरफ से। मैं क्या एलिजिबल हूं क्या? मैं क्या बैंक हूं क्या? नहीं ना। अगर मैं एक्सेप्ट कर दूंगी तो क्या आपका लोन बैंक में फाइनल हो जाएगा क्या? नहीं ना। एक्सेप्ट करने वाला कौन है? कौन स्पेशलाइज्ड है? बैंक। कौन करेगा एक्सेप्ट? कौन आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का गारंटी देगा? कौन आपको ये सारी फैसिलिटीज देगा? कौन? बैंक देगा। तो बैंक एक्सेप्टिंग हाउस कौन हो गया? बैंक हो गया। इजी है, देखो लॉजिक से पढ़ोगे ना इजी लगेगा। तो एक्सेप्टिंग हाउस कौन हो गया? बैंक और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेशलाइज करता है इन द सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस, गारंटी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारे में वो काम करता है। वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड नाउ। मर्चेंट बैंकिंग। नाउ मर्चेंट बैंकिंग, ये मैंने मिस आउट कर दिया क्या? और इसको मर्चेंट बैंकिंग बोलते हैं, जो सारे काम आपके करके देता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मर्चेंट बैंकिंग भी कहते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं मर्चेंट बैंकिंग एंड, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है ना। तो ये मर्चेंट बैंकिंग में भी आपको हेल्प करता है। क्लियर? समझ में आया? ओके। मर्चेंट बैंकिंग क्या हो गया? अरे वही जो आप करते हो, खाता खोल के आते हो, अपना करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, लोन लेना, ड्राफ्ट बनाना, ये सब सारी चीजें करते हो, वही होता है मर्चेंट बैंकिंग। ओके। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज। ना ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज क्या होता है? जल्दी से यहां देख लेते हैं ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज क्या होता है। इट इज अ क्लियरिंग हाउस, मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है, एक सेकेंड। It is a clearing house that monitors and administers the process of check and fund clearance between the banks. It minimizes human work by automatically distributing the credit and debit balances. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो मैं आपको एक लॉजिकली बात समझाती हूँ। यहां पे क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल ए है। ए का बैंक कौन सा है? ए का अकाउंट कौन से बैंक में है? एसबीआई में है, ठीक है ना। और यहां पे बी है। बी का अकाउंट कौन से बैंक में है? पीएनबी में है, ठीक है ना। अब होता क्या है? ए को बी को क्या करना है? फंड्स ट्रांसफर करने हैं। ए ने क्या किया? ए ने बी को चेक दिया। क्या दिया? चेक दिया ऑफ 50,000। सुनना अच्छे से मेरी बात। चेक दिया ऑफ 50,000, ठीक है। चेक दिया ऑफ 50,000। अब उसके बाद क्या होता है? अब बी क्या करेगा? बी पीएनबी में जाएगा। पीएनबी में जाके वो चेक देगा कि भाई साहब मेरा ये चेक क्लियर करवा दो, मेरे को चेक मिला है। पीएनबी क्या करेगा? एक क्लियरिंग हाउस में इस चेक को देगा। क्लियरिंग हाउस बोलते हैं इसको। क्लियरिंग हाउस में ये चेक को पहुंचाता है, मतलब ट्रांसफर करता है। क्लियरिंग हाउस सारी डिटेल्स चेक करके क्लियरिंग हाउस फिर एसबीआई को बोलता है कि देखो भाई साहब एक चेक आया है, एसबीआई से पैसे दो, मतलब कि ए के अकाउंट से पैसे दो ताकि मैं पीएनबी को दे सकूं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियरिंग हाउस एसबीआई को बोलेगा मुझे पैसे दो निकाल के ये चेक का, और फिर मैं पीएनबी को दे सकता हूं, पीएनबी फिर बी को दे देगी। समझ में आया आपको? तो क्लियरिंग हाउस ये जो काम करता है ना, आजकल पहले ये नहीं था, पहले ऑटोमेटिक नहीं था। तो अब क्या हो गया? एक ऑटोमेटिक हो गया है। सिस्टम में कुछ डालते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करती है? इट इज ऑल ऑटोमेटेड, नो ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करती है? एसबीआई का वो फंड्स लेती है, लेके पीएनबी में ट्रांसफर करती है। पीएनबी फिर क्या करती है? बी को वो फंड्स दे देती है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करती है? क्लियर कर देती है सारे चेक्स को। सारे चेक्स को 3 दिन लगते हैं और सारे चेक्स क्लियर हो जाते हैं। तो इट इज अ क्लियरिंग हाउस दैट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्टर्स द प्रोसेस ऑफ चेक मतलब वही चेक एंड फंड क्लियरेंस बिटवीन द बैंक्स। 2 बैंकों के बीच में फंड्स क्लियर करना है। तो एक ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। सिस्टम में 2-3 आपको चीजें डालनी पड़ती है और ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जैसे जैसे जिसका होना चाहिए था। इसको 50,000 चाहिए थे, 50,000 इसको मिल जाएंगे, और इसके बैंक से 50,000 कम होने चाहिए थे, इसके बैंक से ऑटोमेटिकली 50,000 कम हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। समझ में आया आपको? चलो बहुत बढ़िया। एडमिनिस्टर्ड रेट। नाउ एडमिनिस्टर्ड रेट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी चेंज्ड कॉन्ट्रैक्चुअली बाय लेंडर। आरबीआई मॉनिटर्स द रेट। मतलब क्या हो गया? जो बैंक है, नॉर्मल बैंक है, वो आपको लोन देती है।
एक रेट पे देती है। अब बैंक आपका रेट ऊपर नीचे कर सकती है ना, तो ये बैंक अपना रेट चेंज कर लेती है, अपने मन से कर सकती है। आरबीआई लेकिन इस रेट को मॉनिटर करती है, ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, एक ही रेट्स रखने पड़ते हैं, ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्टर्ड रेट, जिसको एडमिनिस्टर कौन करता है, आरबीआई करती है, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाय द लेंडर। जो लेंड करता है, लेंडर कौन है, बैंक है, तो वो अपने हिसाब से रेट्स को ऊपर नीचे थोड़ा कर सकता है, लेकिन उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, मॉनिटर कौन करता है, आरबीआई। मेरी बात समझ में आ गई? चलो कैप। अब कैप क्या है बच्चा? कैप देखो, कैप इज द लिमिट। अभी मेरी बात सुनना, आपने ना ये जो कोरोना का टाइम आया था, तो आपने देखा था स्टार्टिंग फ्यू इन द स्टार्टिंग वीक्स में क्या हो गया था, जो फ्लाइट के रेट्स थे, फ्लाइट की जो रेट्स थे ना, वो कितने बढ़ गए थे, 18,000, 20,000। कोई लिमिट था क्या रेट्स में? फ्लाइट के रेट्स में कोई लिमिट नहीं था, मतलब 25,000 तक भी फ्लाइट के रेट्स गए थे, बिकॉज पीपल वर सो डेस्परेट टू गो होम एंड दे हैव अब्यूज्ड दिस अ लॉट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कैप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई रेट लगा दिया और एक लो रेट लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लाइट की रेट इस रेट से हाई नहीं हो सकती, मतलब मैंने कैप कर दिया है, इस रेट से हाई आप नहीं ले सकते, इस रेट से लो आप नहीं ले सकते। तो मैंने क्या किया, एक तरीके से कैपिंग कर दी। क्या कर दी? कैपिंग कर दी, कैप लगा दिया। समझ में आया ना? अ कैप इज अ लिमिट दैट रेगुलेट्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एन एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज। मतलब क्या, जब आप लोन लेने जाते हो तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो इंटरेस्ट इतना से हाई नहीं हो सकता, तो एक तरीके से रेगुलेट करती है वो इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। समझ में आया आपको कैप क्या होता है? मतलब आप एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हो कि इतने से ज्यादा बढ़ नहीं सकता, इतने से कम हो नहीं सकता, इतना में आपको चार्ज करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। समझ में आया ना? कैप उसको बोलते हैं। नाउ क्लियरिंग हाउस, अभी मैंने क्लियरिंग हाउस आपको बताया है, ऑटोमेटेड प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट बैंक मीट फॉर क्लियरिंग चेक्स। It is managed by RBI. If official of RBI is not there, then it is done by SBI. अब क्लियरिंग क्या, बैंक क्या होता है? अब बहुत सारे बैंक मिलके एक दूसरे का चेक्स क्लियर करते हैं। एक तरीके से काफी सारे बैंक्स होते हैं जो दूसरे बैंक्स को मॉनिटर करते हैं। एक तरीके से क्या है, ये डिफरेंट बैंक मीट करते हैं। मैंने आपको बताया था एक क्लियरिंग हाउस होता था, एक क्लियरिंग हाउस होता है, ठीक है ना? इस क्लियरिंग हाउस में सारे बैंक्स के लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है ना? और वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने चेक्स को क्लियर करते हैं। और ये जनरली कहाँ होता है? ये जनरली आपका कौन मैनेज करता है? आपका आरबीआई करता है। लेकिन जैसे रूरल एरियाज में आरबीआई नहीं होता है, तो इसको एसबीआई करता है। ऑटोमेटिक होने लगा है, लेकिन जस्ट ताकि आपको याद रहे, क्लियरिंग हाउस भी बोल के चीज होती है, ठीक है ना? तो इसको कौन मैनेज करता है? आरबीआई। अगर आरबीआई नहीं हो कहीं जगह पे, तो उसको एसबीआई मैनेज करता है। समझ में आया आपको? चलो बहुत बढ़िया। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। नाउ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट समझने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे पे अटेंशन करना पड़ेगा। प्लीज पे अटेंशन टू वट एवर आई एम सेइंग, ओके गाइज? प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। आयो ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा एवरीवन, जो भी मैं बता रही हूं। Now, American Depository Receipt. I thought I will complete this chapter today, but आज complete नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा और बचा है. I think it will be done in the next class. Let me just check. Yeah, because already. चलो कोई नहीं, अगली क्लास में करा देंगे। आज अगली क्लास का बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है? तो आज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कर लेते, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज, ठीक है? अब देखो क्या होता है। अब आप इंडिया में रहते हो, वेयर डू यू स्टे? यू स्टे इन इंडिया। आपको अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे, जो भी आप जाओगे, और आप शेयर्स खरीदोगे। यू विल परचेज शेयर्स और आप इन्वेस्ट करोगे, है ना? और आप इन्वेस्ट करोगे, कर लिया, आराम, इजी, कुछ नहीं है, पैसा दिया, शेयर लिया, खत्म बात, है ना? अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको अमेरिका में कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आईबीएम वगैरह में इन्वेस्ट करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको शेयर्स खरीदने, इन्वेस्ट करनी है। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में जाओगे? नहीं ना, अब आप नहीं जा सकते ना। उसके लिए क्या है, आपको दिया गया है एडीआर्स।
क्या दिया गया है? ADR दिया गया है। मतलब ये एक ऐसा रिसीट होता है, एक ऐसा एक तरीके से आपको बोल लो, आप एक तरीके से आपको एक रिसीट दिया जाता है जिससे आप यहां बैठे बैठे आप अमेरिका की कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? अगर अमेरिका में आपको कोई भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं, तो आप ADR का यूज करके वो शेयर्स को खरीद सकते हो। इसको कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। समझ में आया? अब देखो, डिपॉजिटरी receipt which are equal to a specific number of shares of a company that have been issued in a foreign company। मतलब कि अमेरिका, फॉरेन कंपनी यहां पे अमेरिका है ना, तो ये सिर्फ अमेरिका में ही होता है, ओनली इन अमेरिका। तो ADR सिर्फ अमेरिका में जितने भी कंपनीज है जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, जिनके शेयर्स अमेरिका में इशू हुए हैं, अगर आपको वहां पे शेयर्स लेने हैं तो आप ADR का इस्तेमाल करके आप वहां पे शेयर्स खरीद सकते हो। ठीक है ना? अब मैम सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे चाइना में खरीदना है। सपोज मैम मुझे कहां खरीदना है? मुझे चाइना में खरीदना है। तो अब क्या करूं? अब अगर आपको चाइना में खरीदना है, आप तो इंडिया में हो, तो आप यहां पे अगर आपको खरीदना है तो आपको GDR का यूज करना पड़ेगा। GDR क्या हो गया? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। समझ में आया? GDR क्या हो गया? तो जब आप अमेरिका, सिर्फ अमेरिका के शेयर्स को खरीदना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, जो भी, तो आपको ADR यूज करना है। लेकिन अगर अमेरिका छोड़ के अगर आपको कोई भी कंट्री में करना है तो आपको GDR यूज करना पड़ेगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल अमेरिका को कोई इंसान, सपोज अमेरिका का है, इसको हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इसको, तो ये क्या यूज करेगा? अमेरिकन इंसान है, उसको हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो ये क्या यूज करेगा? ये GDR यूज करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट ये यूज करेगा और इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। समझ में आया आपको? ये आप कभी भूलोगे नहीं ना। तो ये जो अमेरिकन डिपॉजिटरी है ना, ये सिर्फ अमेरिका में ट्रेड होता है और GDR आपका ग्लोबल होता है। GDR आपका ग्लोबली ट्रेड होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। बिकॉज वाई? बिकॉज ओके, बिकॉज क्यों? बिकॉज क्लास बहुत लंबा चला गया है और भी आपको कुछ कुछ समझाना है, विच विल टेक टाइम अनदर हाफ एन आवर एंड अनदर हाफ एन आवर 40 मिनट्स। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। ज्यादा कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, बट स्टिल वी विल बी मूविंग ऑन इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज अच्छे से समझाना है। आई होप अभी तक आपको जितना भी मैंने कराया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक द क्लास प्लीज गिव अ थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यू कैन गो देयर एंड हैव दिस नोट्स। And if you haven't subscribed to my channel, please kindly subscribe to my channel and do let me know, did you like my class or not. Thank you so much everyone. It was very, very nice having you all and it was very nice that you all are watching my class. Bye bye.